इस बचक जो भी ये मेष राशि है, अब मेष राशि के जो नक्षत्र हैं वो अश्विनी, भरणी और कृतिका। अब इस मेष राशि में जो जो ग्रह चलेंगे वो इसके आगे चलेंगे, ये बचक्र के पीछे हैं। ये तारे बचक्र के पीछे हैं। अगर मैं ऊपर देखता हूं तो जो बचक्र चल रहा है उसके पीछे हैं ये। अब जैसे मैं अगर पृथ्वी हूं तो ये मेरे पीछे यहां है ये, आप समझ गए ना। और मेरे आगे सूर्य है, ग्रह के सामने सूर्य है, और मेरे पीछे, ग्रह के पीछे नक्षत्र है। तो पृथ्वी, सूर्य को पृथ्वी मानने से हमारी गणनाएं आसान होती है, इसलिए वो माना गया है कि नक्षत्र के टाइम पे आपको समझना चाहिए। और नक्षत्र में यानी सूर्य चल रहा है यानी पृथ्वी चल रही है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे इस बचक्र में जो पीछे, मैं अब पूरा डिपिक्शन नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, कोई बनाएगा, देखेंगे। अब मेरी भावनाओं को समझ गए हूँ। तो अब जैसे यहाँ पे कोई ग्रह चल रहा है तो वो इसके प्रकाश से प्रभावित होगा, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे और उसके एंगुलर डिस्टेंस बढ़ेंगे, किससे, इनसे और सूर्य से, और तदनुसार वो पृथ्वी पे उनका रिफ्लेक्शन देगा। हर ग्रह इनके पीछे से जो इनका प्रकाश या इनकी कुछ शक्तियां आ रही है, जो भी शक्तियां हैं, चाहे वो प्रकाश है, ऊष्मा है, मैग्नेटिक फील्ड है, गुरुत्वाकर्षण है, वट एवर जितनी भी है, उसका बाद में बात करेंगे। तीन को तो आप जानते ही हो, चाहे वो दबाव है, गुरुत्वाकर्षण है, तो ये जो भी ग्रह है उसको प्राप्त करेगा। और हाँ, हमको आपको पता है कि हर एक कक्षा है, हर ग्रह कक्षा में चल रहा है, उसको प्राप्त करेगा, उसको पृथ्वी पे रिफ्लेक्ट करेगा, सूर्य के प्रभाव को रिफ्लेक्ट करेगा, और वो दोनों का प्रभाव पृथ्वी पे आएगा। ये नक्षत्र का अध्ययन इसलिए आवश्यक है। इसलिए कई लोग क्या करते हैं कि नक्षत्र को सूर्य से जोड़ लेते हैं, वो नहीं, नक्षत्र की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, और वह ग्रह प्राप्त करता है कितनी, किस एंगुलर डिस्टेंस से प्राप्त करके कितनी पृथ्वी पे डाल रहा है, उसका प्रभाव कितना जा रहा है, और पृथ्वी डायरेक्टली कितना प्राप्त करेगी, डायरेक्टली कितना प्राप्त करेगी, वह है। तो इस चीज को मद्देनजर रखकर ही आपको नक्षत्र पढ़ने हैं। ये मैंने इस बेस बताया आपको, ताकि आप वो थीम समझ सके। आपको निकालना नहीं है, पर आपको थीम समझ में आ जाए कि भाई वो थीम क्या कहती है। वो नहीं आएगी तो आप बस एक किताबों को पढ़ते रहोगे, है ना। अब जैसे मेरा सूर्य मेष में है, मेरा सूर्य मेष में है, मेष में लगभग 10 डिग्री पे है, परमोच्च के कोई कला दो कला कम। अब तो पीछे से, यानी मेरी पृथ्वी, यानी मैं पृथ्वी हूं, तो मैं पीछे से मेष राशि के अंदर जो नक्षत्र विराजमान है, यानी अश्विनी, उनका पूर्ण प्रभाव प्राप्त करूं, क्योंकि उनके बिल्कुल सामने हूं मैं। ये मैं अब आगे बढ़ूं, अब 2 मिनट बात कर लेते हैं, मैं भी थोड़ा सा थक गया। हेलो, हाँ, पंकज आज वो है क्या अपने, राजेश जी, राजेश जी क्लियर हो रहा है? हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ क्लियर हो रहा है सर? हाँ सर, हेलो, बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल सर। आज आज विकास जी है क्या, विकास जी? सर विकास जी है सर। हाँ हाँ, विकास जी, चलो ये वर्चुअल क्लास में जो ऑनलाइन लेते हैं ये बड़ी खाने वाली होती है। चलो, तो ये मैंने आपको बेसिक बताया, और हम जानते हैं कि जो नक्षत्र है, जो हमारी 360 डिग्री का भचक्र है, इसको 27 नक्षत्रों में बांटा गया है। लेकिन मुहूर्त प्रकरण में जब भी आप जाओगे, मुहूर्त प्रकरण में जब भी आप जाओगे,
वहां 28 नक्षत्रों का वर्णन होता है ना। मुहूर्त प्रकरण में, प्रश्न शास्त्र में आगे जब विवेचन करोगे तो वहां 27 नहीं 28 नक्षत्रों का वर्णन होता है। एक नक्षत्र जो विशेषता है वो अभिजीत है ना। अभिजीत क्या है वो आगे मैं बताऊंगा। एक नक्षत्र जो अभिजीत है, तो मुहूर्त प्रकरण में और प्रश्न शास्त्र में 28 नक्षत्रों का वर्णन होता है। वैसे 27 नक्षत्र है, तो 360 डिग्री के 27 नक्षत्र हैं। एक नक्षत्र बराबर में 13-20 डिग्री है। एक नक्षत्र की 4 चरण होते हैं। एक चरण 3-20 का होता है। एक नक्षत्र जो है 800 कला का होता है, यानी एक चरण जो है वह 200 कला का होता है। ठीक है ना। इस प्रकार एक राशि जो है वह 1800 कला की होती है, और अगर इसको 12 से गुणा कर दोगे तो यह पूरा बचक्र कितने कला का होता है कि कितना हो गया, इसको आप कर लेना है। ठीक है ना। तो ये अब ये 27 नक्षत्रों के मैं आपको नाम बताता हूं, है ना। और उनमें हम क्या क्या देखेंगे, ये देखिए। पहला ये, और इन नक्षत्रों को 9 की सीरीज में बांटा गया है। 9 की 27, ये 9 की सीरीज में चलते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। और हर ग्रुप को एक ग्रह का स्वामित्व दिया गया है। पाराशर भगवान ने बहुत ही सैद्धांतिक और बहुत ही दिव्य दृष्टि से उनको वो स्वामित्व दिया है, और वह दशा निर्धारण का आधार भी है। ठीक है ना। तो जैसे पहला नक्षत्र जो है वो अश्विनी है, दूसरा भरणी है, तीसरा कृतिका है, चौथा रोहिणी है, पांचवा मृगशिरा, छठा आर्द्रा, सातवां पुनर्वसु, आठवां पुष्य भी बोलते हैं, तिष्य भी बोलते हैं, और नौवां अश्लेषा। ये एक सीरीज है पूरी, ये एक 9, 1 से लेकर 9। फिर 10वां मघा, 11वां पूर्वा फागुनी, 12वां उत्तरा फागुनी, 13वां हस्त, 14वां चित्रा, 15वां स्वाति, 16वां विशाखा, 17वां अनुराधा और 18वां ज्येष्ठा। सबसे बड़ा तारा इसी में, द लीडर ऑफ द ऑल नक्षत्रास। 19वां मूल, 20वां पूर्वा साड़ा यानी जीता, वो जीतना, जय, उत्तरा साड़ा, श्रवण, 23वां धनिष्ठा, 24वां सतविसा, 25वां पूर्वा भाद्रपद, 26वां उत्तरा भाद्रपद और 27वां रेव। ये 27 नक्षत्र हैं इसी सीक्वेंस में, और इन सबको ग्रहों का स्वामित्व दिया गया है। इन सभी को ग्रहों का स्वामित्व दिया गया है। तो जो पहले ग्रह हैं इनको स्वामित्व प्राप्त है। पहली जो यानी 1, 10, 19 जो है वो केतु हैं, 2, 11, 20 है उनका शुक्र है,
इनके सूर्य हैं, ये चंद्रमा है, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध, ये इनको इस तरीके से स्वामित्व दिया गया है। अब ये याद रख लें, आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे। इनको बिल्कुल मन मस्तिष्क में बैठा के रखना है, इनमें आपको मन मस्तिष्क में बैठा के रखना है, ठीक है ना। जो भी पुरुष ग्रह हैं, अब सूर्य, मंगल और गुरु, इनके नक्षत्रों के टुकड़े किए गए हैं। जो भी पुरुष ग्रह हैं, आप एक चीज और बताता हूं, आप इन किसी को भी जोड़ लो, आप सबका अंक है ना एक जैसे 8, 1 और 7 8, 2 और 6 8, 2 और 5 7, 1 और 6 7 7, 6, 1 और 5 6, 2 और 4 6, 5 5 5, 4 4 4, 3 3 3, कुछ को जोड़ लोगे वही आएगा, यानी शनि के सारे 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। और जो पुरुष ग्रह है, उनके नक्षत्रों के 2 टुकड़े किए गए, उनको बांटा गया है। अब कितना कितना बांटा है मैं अगली क्लास में बताऊंगा आपको, है ना। अब ये जो सीक्वेंस है, हमारी दशा सीक्वेंस, वो यहाँ से चालू होती है। और सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है। तो आ चम भो, मंगल को भोम भी कहा जाता है ना, समझ रहे हो। आ चम भो रा जी, गुरु को जीव भी कहा जाता है। ये आपको नाम याद रखनी चाहिए, जीव, मैंने अभी एक जगह यूज भी किया था। तो आ चम भो रा जी, स शनि, बू के सु, आचम भोरा बू के सु, ये जो है ना, ये सीक्वेंस है। आचम भोरा जी से बू के सु, ये दशा का सीक्वेंस है। पहली आ चम भो रा जी से बू के सु, ये आप याद कर लेना। और जो भी पुरुष नक्षत्र है, वो पुरुष ग्रह हैं, उनके नक्षत्रों को बांटा गया है, बाकी को नहीं बांटा गया है, उनको तोड़ा गया है ना। मतलब मैं अगर इस पूरे नक्षत्र को एक कागज पे लिखकर यूं फोल्ड कर दूं, तो मध्य का जो नक्षत्र है वो ये है। इससे ऊपर 4 है, इसके नीचे 4 है, ठीक है ना। तो अगर मैं एक कागज लूं, मैं एक कागज लूं, मैं ऐसे एक कागज लूं और उस पे ये नक्षत्र ऐसे 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 लिख दूं सीक्वेंस में, और फिर मैं उसको यूं बांटूं, पूरा यूं बांटूंगा, तो बीच में कौन से आएंगे, ये मंगल के नक्षत्र। तो मंगल के नक्षत्रों को 2 में बांटा जाता है। ये यहां से मेरा फोल्ड हुआ, तो ये आधा आधा, ठीक है ना। ये तो अब ये मिरर इमेज बन गई एक तरह से, है ना? इसकी इमेज, तो ये आधा आधा। और ये जो है सूर्य के नक्षत्र, इनको किस तरह से बांटा जाता है, 3, मैंने कहा 4 चरण होते हैं। तो एक चरण तो 4 4 और 1, 9 चरण होते हैं ना। तो 4 4 1, अब बच गए 3, तो ये चल जाएंगे वृषभ में, राशि। अब मैं इनको राशि में भी बांटूंगा आगे, है ना। तो वृषभ राशि, अब वो मैं लिख के आपको आगे से अगली क्लास में करूंगा। फिर ये 3, इसके 4, और 3 और 4 7, तो इसके 2, ये किस में चले गए, वृषभ में। अब 2 बच गए, 2 4 और 1, ये किस में चले गए, 2 4 6 3 3, सॉरी 3,
ये किस में चले गए? मिथुन में। और 1 4 4 ये किस में चले गए? कर्क में। ये होमवर्क आपको करना है, ये होमवर्क आपको करना है। कर लेंगे? कर लेंगे सब लोग? कागज हाँ लेना सर, हाँ सर। और उसको है। हेलो, अब समझ में आ गया ना आपको ये पूरा? तो आप बना लोगे? मैं दोबारा बताऊं? हाँ बिल्कुल, नहीं बना लेंगे। बना लोगे? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत सुधीर जी, नहीं सर। तो इसमें आपको कर लेंगे सर, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये राशि भी स्थापित करनी है यहाँ पे। इसी इसी इतने इतने बटेंगे। तो आप एक पेपर पे काम करेंगे, इनको लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे? नक्षत्र, नक्षत्र के बाद यूं एरो बनाएंगे। ये नक्षत्र, नक्षत्र के बाद आप एरो इस तरह बनाएंगे। ये लिखेंगे मेष, फिर यहां से इसका एरो इस तरह से बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे वृषभ, इसका एरो इस तरह से बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे आप, बाकायदा लिखेंगे आप, ये 2 2 4 एक भी चीज छोड़नी नहीं। यहाँ मिथुन, और यहाँ लिखेंगे आप कोण कितना सुंदर बनाता है, यहाँ लिखेंगे आप कर्क। अब मैं एक चीज पे बताता हूं आपको, फिर कंक्लूड करेंगे। पहला, 9वां, 10वां, 18वां, 19वां और 27वां। आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि एक सीरीज चली यहां से, यहां आकर खत्म हो गई। अब दूसरी सीरीज यहां से चल रही है, तो ये नक्षत्र जो है ना कमजोर हो गया। एक तो कंटिन्यूटी में कोई चीज ये है, ये कंटिन्यूटी में चल रही है, तो इसमें कहीं भी जोड़ है ना कमजोर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक जोड़ लग गया, एक जोड़ लग गया, दूसरी सीरीज यूं जुड़ी, तो ये कमजोर हो गई। इसका जोड़ इतना मजबूत हो नहीं सकता, इसलिए ये नक्षत्र विशेष है, इसलिए इनको गणांत कहते हैं या संधि नक्षत्र कहते हैं, है ना? ये और ये, इसलिए इनको क्या कहते हैं? गणांत कहते हैं, संधि नक्षत्र कहते हैं। और इसमें भी 9वां, 18वां और 19वां, यहाँ राशि भी समाप्त होती है और यहाँ ग्रह नक्षत्र भी समाप्त होता है, तो ये अत्यंत कमजोर होते हैं, है ना? ये राशि संधि भी है और नक्षत्र संधि भी है, ये इसलिए अत्यंत कमजोर होते हैं। ठीक है ना? अब मैं आगे आपको, आप ये सब बना लोगे तो नक्षत्र के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या क्या बताऊंगा। नक्षत्र की सबसे पहले मैं बताऊंगा कि नक्षत्र की ब्रह्मांड में आकृति कैसी है। मेरा पहला क्या होगा? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है बहुत, आकृति क्या होगी, है ना? दूसरा, उनका देव कौन है, ठीक है ना? किस देव को उनका आधिपत्य दिया गया है, हमारे ऋषियों ने उन किस देव को उनका आधिपत्य दिया है, ठीक है ना? राशि, 10 विश्वंतरी का मालिक कौन बना है, उस ग्रह, उस नक्षत्र का मालिक कौन है, कौन सा ग्रह है? कि वो केतु का है, सूर्य का है। तो देव अलग है, आकृति अलग है, देव अलग है, राशि अलग है, और नक्षत्र का नक्षत्रेश अलग है। क्या बोलते हैं उसको? नक्षत्रेश, नक्षत्रेश वो अलग है। ये नोट कर लेना आप। आकृति, ब्रह्मांड में वो कैसे दिखते हैं, उनके अधिष्ठात्री देवता कौन है, अधिष्ठात्री देवता, अधिष्ठात्री देवता कौन है, अधिष्ठात्री देवता कौन है, राशि और नक्षत्रेश, ठीक है ना? ये फिर वह किस अंग में फिर वह चर चर स्थिर चर दूर ध्रुव उग्र आदि में क्या है, वह अधोमुखी उधरमुखी में क्या है ना?
उसके अक्षर कौन से आते हैं उसके अंदर, वह कौन सी गुणी है, सत्वगुणी है, तमोगुणी है। फिर उसका जो योनि क्या है ना। योनि के बाद उसका पाया क्या है। 11 नंबर में उसका तत्व क्या है ना। उसके लिए कौन सा पेड़ बताया गया है। सर इसके ये दो तो आई है, अक्षर आ गए, ये आ गए, गुण आ गए, सतगुण तमोगुण है, और पाया आ गया, पाया हो गया। तत्व कौन सा है उनके अंदर, पेड़ कौन सा आता है। हाँ, पित्त वात कफ में वो क्या है, कौन सी नाड़ी है, आदि मध्य, वो आदि मध्य और अनंत में से क्या है, वात पित्त कफ में क्या है ना। और तत्व आ गए, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व में क्या है, पेड़ आ गया, पित्त आ गया, नाड़ी आ गई, आकृति आ गई, प्रकृति उनकी उनकी प्रकृति क्या है, लिम्ब आ गया, बॉडी के किस भाग में होते हैं ये आ गए, तत्व पेड़। शरीर के किस अंग में कौन सा अंग उनको बताया गया है, शरीर का कौन सा अंग, शरीर के किस अंग पे उनका अधिकार बताया गया है। इसके अलावा और कुछ चीजें किसी के ध्यान है क्या। हेलो, कोई और कोई बात ध्यान आ रही है किसी के। हेलो, किसी को याद हो तो बताएगा। हेलो हेलो हेलो। सर डिग्री भी होती है क्या? डिग्री तो बताई ना अभी 13-20 डिग्री वो डिग्री तो है, डिग्री तो है वो। सर इनका खान पान, खान पान तो इसी में आएगा ना, खान पान अलग से क्या होता है, प्रवृत्ति यही तो है, खान पान इसमें आ जाएगा सब। ऐसे नहीं, शास्त्रोक्त बात करो, खान पान तो इसमें आ जाएगा ना, उनकी प्रवृत्ति अनुसार प्रकृति लिख दी ना। दान की वस्तु। हाँ है, दान की वस्तु। हाँ यस यस, दान, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दान, इनका दान क्या है, बहुत बढ़िया। और इनसे संबंधित कोई कहानी भी सुना देंगे, हर एक से संबंधित कोई कहानी जो अपने शास्त्रों में कही गई है वो भी सुना दूंगा, जो जो मेरे को पता है ना, वो कहानी भी सुना दूंगा आप, है ना। अच्छा, एक रह गया, देखो लिंग, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। दिशा, भाई जब राशियों की दिशा है तो नक्षत्रों की दिशा नहीं होगी क्या, है। हेलो, बिल्कुल होगी। तो ये है, बिल्कुल। तो ये और मेरे ध्यान आएंगे तो और बताता जाऊंगा मैं, ये लिमिट नहीं है। धातु भी होती है, धातु। धातु तो पर्टिकुलर नहीं कही गई है, पर्टिकुलर कहीं ऐसा वर्णन है नहीं, फिर भी अपन बात करेंगे उस पर। वो राशि के अंदर है, कारकत्व तो इन्हीं से निकालेंगे, इन्हीं से निकालेंगे, यही कारकत्व के तो कारण है कि उसकी आकृति का प्रभाव कैसे देगा, उसके देवता का प्रभाव कैसे देगा, राशि का प्रभाव कैसे देगा, और नक्षत्र का प्रभाव कैसे देगा, इन्हीं से तो कारकत्व आएंगे। एक वो तारा समूह, कितने तारों का समूह है, यानी कि उनके अंदर कितने एस्ट्रिज्म है, ये तारा समूह। भाई कई नक्षत्र जो है ना 2 ही है, कईयों में 3 है, कईयों में 3 से ज्यादा है, किसी में 1 ही है ना। ये भी तारा समूह, उनकी जो तारे बने हैं ना वो उससे बात करेंगे अपन। तो ये आप देखिए, एक एक नक्षत्र पे इतनी बात मेरे को करनी है आपसे, एक एक जो अष्टकुट मिलान में जाते हैं ना वो। हाँ, मैं एक चीज और बताना भूल गया आपको,
ये आप ध्यान रखना, नक्षत्रों का जो नामांकन है ना, जन्म संपत्ति, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जन्म संपत्ति विपत्ति नामांकन, ठीक है ना, जन्म संपत्ति विपत्ति, ये ध्यान रखना आप। ये आप नोट कर लो, है ना। मेरे को अब मैं आपसे पूछूंगा, ये मैंने नोट नहीं की है, आप नोट कर लो इसी सीक्वेंस में। जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी है, जो जल्दी जल्दी लिख सकते हैं, वो लिख लो। लिख लिया? अब मैं समझता हूँ, अब नया जन्म संपत्ति और बता देता हूँ, देन मैं इसको मिटा दूं। चलो, थोड़ा सा आप लोगों को मेरे साथ कोऑपरेट करना है। देखिए, तारों को एक विशेष नाम और दिया, इन नक्षत्रों को एक विशेष नाम दिए गए, जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रतिहरि, जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रतिहरि, मित्र, वध, सर वध वध हाँ नहीं, साधक, 7वां वध, 8वां मित्र और 9वां अधिमित्र। 5 जगह तीसरा, 5वां और 7वां नक्षत्र बहुत खराब होता है। आगे और भी है, मैं 10वां नक्षत्र में द्विजमन, द्विजनम, त्रिजनम, 19वां नक्षत्र त्रिजनम कहलाता है, 16वां नक्षत्र संगाति कहलाता है, 22वां जो है वैनाशिक कहलाता है, 24वां और 26वां, ये नक्षत्र खराब कहे जाते हैं। इनको मैं स्पेशली जब वर्णन करूंगा तो लूंगा, अभी तो आप इतना समझो, 3, 5वां, 7वां नक्षत्र खराब कहलाता है ना। अब इनको किस तरह से रखा जाता है सीक्वेंस में, तो जो भी मेरा जन्म हुआ है वो मेरा पहला नक्षत्र है। जिस भी नक्षत्र में मेरा जन्म होता है वह मेरा पहला नक्षत्र है। कि मान लीजिए मेरा जन्म अश्वनी में है तो मेरा अश्वनी पहला है, तो मेरे लिए जो कृतिका है, मतलब ये नक्षत्र आप अपने अपने लिखना कि मान लीजिए किसी का मघा में है, किसी का किस में है, तो वो पहला नक्षत्र जन्म, और उसी सीक्वेंस में आप अपने अपने नक्षत्रों को ये देखना कि आपके जन्म में कौन कौन से आ रहे हैं, संपत्ति में कौन कौन से आ रहे हैं, विपत्ति में कौन कौन से आ रहे हैं, और आप ये अपनी घटनाओं को देखना कि इन नक्षत्रों में आपके साथ कैसी घटनाएं होती है, क्या उसी तरह की होती हैं। आप समझ गए मेरी बात को? हेलो हेलो, चलो आप, सोनिया जी हाँ, आपका सर, कौन सा समझ गए। नक्षत्र है? सर लगन का नक्षत्र बताएंगे ना, इसमें लगन कौन से नक्षत्र का है? चंद्रमा का, या फिर चंद्रमा का, तीनों चंद्रमा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। चंद्रमा का देखो, नियम, मृगशिरा। अब मृगशिरा आपका जन्म हो गया, मृगशिरा के आगे जो आद्रा है वो आपका हो गया संपत, पुनर्वसु हो गया Yes, आपका विपत। तो ऐसे Yes, ऐसे स्थापित करना है ना। तो किस किस का करोगे? चंद्रमा का, लगन का और सूर्य का। ठीक किस है किस सर। को करोगे? चंद्रमा लगन सूर्य। हाँ, तीनों लगन होते हैं ना, तीनों का लेना। यस सर, ठीक है। प्राथमिकता चंद्रमा की होती है ठीक है सर। भाई। फिर आपकी कुंडली लगन से ज्यादा प्रभावित हो रही है कि चंद्रमा से ज्यादा प्रभावित हो रही है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। यस सर। ये सबको करना है भाई, अब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करेंगे सब? यस सर। यस सर। हाँ देखो, थोड़ा होमवर्क है। नक्षत्र है 27 है, एक एक 22 पार्ट है। देखो आप, एक के 22 भाग हैं और एक एक के अंदर एक एक भाग, एक एक आकृति आकृति समझाने में मेरे को आधा घंटा लगेगा। इट्स रियली वेरी टफ टास्क, टफ स्टफ। यू हैव टू कोऑपरेट मी, बिल्कुल सजग होके और बिल्कुल मनोयोग से सीखना है। यहाँ गलती रह गई ना, यहाँ कमी रह गई तो अपनी नींव थोड़ी सी डगमगा जाएगी, है ना। तो मैं आशा करता हूँ, बल्कि मुझको पूरा विश्वास है कि आप लोग करेंगे। कितने लोग हैं आज, हैं राजेश जी? 15 जन है सर। हाँ सर।
मैं एक बात सोच रहा था, आप लोग इसको अदरवाइज नहीं लें, कि अब कुछ स्क्रूटनी कर दी जाए। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि जो भी इंटरेस्टेड है ना, तहे दिल से, दबाव में नहीं, जिनको आनंद आ रहा है, जो इस आनंदमय ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, इस आनंद की गंगा में आप गोते लगाना चाहते हैं, है ना, जो बहुत तन मन से पूरी तरह तैयार हैं, मन मस्तिष्क से पूरी तरह, वो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग अपना हाँ के रूप में ग्रुप में अपना अपना कंसेंट भेज दें, तो मैं कुछ डिटरमाइन करने के लिए कुछ पथ मिल जाएगा मेरे। देखिए, जिसके भाग्य में होगा वो पाएगा, प्रभु जिसको देना चाहेगा वो पाएगा। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कितना भी लेके आऊं, जिस व्यक्ति के भाग्य में नहीं है वो छोड़ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा कल लिखूंगा इसको, है ना, आप 1-2 दिन में अपना सहमति असहमति दें, तो मैं आगे की व्यूहरचना बनाऊं। क्योंकि पाराशर जी ने, मैंने आपको पहले भी कहा था और बहुत स्पष्ट कहा है, और वह बात बिल्कुल सत्य है, और उस सत्य पे ही हमको चलना है। तो चाहे हम 15 लोगों के साथ ही बढ़ेंगे, है, चाहे हम 15 लोगों के साथ ही बढ़ेंगे, क्या दिक्कत है? 15 लोग तो पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तो आप लोग कृपा करके, मैं कल डालूंगा उसको, अदरवाइज मत लेना, और अपनी अपनी सहमति आप उस पर प्रदान कर देना। जिनकी सहमति नहीं मिलेगी, मेरे को 1 दिन में, मैं 2 दिन का टाइम दूंगा, क्योंकि परसों मेरे को क्लास लेनी है, और अब ये जो है स्टडी टफ से मतलब थोड़ा सा गहन अध्ययन मांगेगी, थोड़ा सा विवेक मांगेगी, थोड़ा सा समय मांगेगी। और अभी हम एक्चुअल क्लासेस भी शुरू करने जा रहे हैं। स्थान आ गया है, अपने भगवान की कृपा से रजिस्ट्री हो गई है, स्थान बहुत बढ़िया है। आप लोगों का पदार्पण होगा और उत्तम हो जाएगा। हाँ, हम ज्योतिष की साधना करेंगे और उस परम पिता परमेश्वर की सेवा का सर्वोत्तम मार्ग पे अपन चल रहे हैं, ये हमको एहसास होना चाहिए। और उस मार्ग पे चलना आसान नहीं, ये भी पक्की बात है। आत्मविभोर रहिए, आनंदित रहिए, 9 ग्रह भगवान विष्णु के अवतारों का पूरा आनंद पाइए, उनका पूरा प्रकाश पाइए, है ना, उनकी पूरी शक्तियों को पाइए, अपने अंदर संजोइए और इस जीवन को उत्कृष्ट बनाइए। तो मैं कल डालूंगा, प्लीज। इसमें कोई मैं अतिशयोक्ति तो नहीं कर रहा हूँ, कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ? कोई बोलेंगे, बताएंगे, कोई गाइड कर सकते हैं मेरे को? सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं दिक्कत सर, कोई सर। अतिशयोक्ति नहीं है इसमें। हाँ, तो मैं कल डालूंगा, है ना, प्लीज। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। बिल्कुल हाँ, सर, सही है। कल मैं डालूंगा। हाँ, तो आप सहमत लोगों हूँ। की, हाँ हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा अब क्या है कि वैराग्य सा आ गया है जीवन में, तो मार्ग पे उनके साथ ही चलना है। कम कम सही, कम के साथ आनंद करेंगे। और सार गर्भित जो दृढ़ संकल्पी है, जिनके अंदर कर गुण लेने का जज्बा है, क्योंकि वही रूल करेगा दुनिया को। भाई, आज आपको एक बड़ा चमत्कारिक समाचार पता है क्या आपको? 7 लाख टॉप क्लास पर्सन्स ने, 7 लाख टॉप क्लास हाईली एजुकेटेड वेल डेवलप्ड हर तरीके से समृद्ध व्यक्तियों ने सनातन धर्म को स्वीकार किया आज ईसाई धर्म से। बहुत बड़ा चमत्कार है सर एक साथ, देखिए, बंदूक है सर एक बहुत साथ बड़ी किया। बात है ये तो। एक साथ 7 लाख लोगों ने, 7 लाख बहुत लोगों बड़ी ने बात है। प्रेम से आनंद के साथ स्वेच्छा से बिना दबाव, और किसको देखकर? सत्य, सनातन के सत्य को, सनातन की शक्ति को देखकर स्व प्रेरणा से रशिया के अंदर एक साथ ट्रांसफर हुए वो, बिना किसी लोभ लालच के। और वो नहीं है जो ये अन्य अन्य व्यक्ति जो कराते हैं, डरा धमका के, तरह तरह के प्रलोभन दे के जो कराते हैं, है ना, बेचारे गरीबों को, अनपढ़ों को, उनको, है ना, हर तरीके का प्रलोभन देके। और वो है हाई क्लास, द क्लीन वेल एजुकेटेड, सब गणमान्य व्यक्ति, बिग
बिग चेंज मैं आपको बता रहा हूँ विद इन 3 to 4 ईयर। ये मेरे मन में भी ये भाव था कि हमारा सनातन खत्म हो जाएगा। सनातन मैं कह रहा हूँ वापस पूरी दुनिया में स्थापित होगा। ज्ञान ज्ञान जो है वो अभी इस धरा पे प्रचुर मात्रा पे आ चुका है, और अब जब ज्ञान से ऊपर कोई चीज जाती है ना वो सत्य है, और सत्य सिर्फ सनातन हो सकता है और कोई है ही नहीं। तो हमको सिर्फ किसी धर्म विशेष का कोई बुराई नहीं करनी, लेकिन हमको हमारी लाइन है ना बहुत लंबी करनी है और उस सत्य को लोगों तक पहुंचाना है। सनातन के सत्य को अगर हम थोड़ा सा भी कर पाए तो बहुत बड़ी बात है ना। और जो ज्योतिष है वह है बहुत बड़ा मार्ग है, बहुत बड़ा मार्ग है, बहुत बड़ा। मैं आप देखिए कि मेरे पास अन्य धर्मों के बहुत कम से कम 100 से ज्यादा लोग आ चुके हैं और वो आज मंत्रोच्चार कर रहे हैं, वो मंत्रोच्चार कर रहे हैं और उसका लाभ पा रहे हैं। आप उनको अगर मैं कभी रिकॉर्डिंग करूंगा वो उसका लाभ पा रहे हैं। इवन आप देखिए कि लंदन जैसे जगह से 2 व्यक्ति जहाँ मंदिर नहीं मिलता है ना, एक यहाँ से व्यक्ति हैं जो लंदन गए हैं, उन्होंने वहाँ कुछ लोगों को बोल दिया तो उनका फोन आता है मेरे पास। तो मैंने उनको कहा भाई मैं तो जो उपाय जानता हूँ, मैं तो ये जो मंत्र वगैरह जानता हूँ, आई डोंट नो एनीथिंग एल्स अबाउट क्रिश्चियनिटी। तो वो बोलते हैं प्लीज टेल अस सर, वी विल डू दैट। एंड वो एक बात जरूर है जो वो लोग कहते हैं, प्लीज गिव अस द ट्रांसलेशन आल्सो। शब्दार्थ चाहते हैं, और ये मैं आपको भी कहूंगा, संस्कृत का कोई भी मंत्र आप जपें उसका शब्दार्थ आपको, भावार्थ और शब्दार्थ पूर्ण रूप से मालूम होना चाहिए, अन्यथा तो आप क्या कर रहे हैं आपको, आपकी आत्मा को पता नहीं चलेगा। इसलिए शब्दार्थ और भावार्थ अपन को पता होना चाहिए। और वो एक ही बात मांगते, प्लीज सर डू गिव द ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, एंड दे आर रिसाइटिंग द मंत्रास। और एक तो व्यक्ति इतना प्रभावित है, मैं आपको बता नहीं सकता। वो कहता है व्हाट पावर दीज मंत्रास है, मतलब वी आर ब्लेस्ड। ठीक है, तो शुभरात्रि। लंबी हो ही जाती है, 2 घंटे की क्लास हो ही जाती जी, शुभ रात्रि सर। स्वास्थ्य का ध्यान रखें सर। है। हाँ सर बस आप अपना ध्यान रखिए सर। हाँ, दवाई लूंगा। अभी मेरे 100 से ऊपर बुखार था, अभी दवा लूंगा। बहुत जरूरी है। हाँ।